जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, वो लाइक का बटन भी जरूर दबाए, हमको यूट्यूब पे जिंदा रखे, क्योंकि आने वाले सभी हमारे भारतीय श्रोताओं को ये इतिहास समझना समझाना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। आप कृपया सहयोग करें। मित्रों, इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदम को बायस तरीके से एकांगी नैरेटिव बना के प्रस्तुत किया गया है, और वो मुझे ठीक बात लगती है, क्योंकि इतिहास लेखन हमेशा विश्व में विजेता ही करता आया है। अब ये सोचो, खुद की कर्म कहानी अब कोई क्यों लिखेगा और क्यों सुनाएगा। हाँ, वैसे उसको भी अपवाद है। ये गाजा का रंडी रोना जो शुरू है ना विश्व भर में, वहीं सीरिया, इराक, कुर्दिस्तान, यजीदी, अफगान, इनका नाम आजकल कोई नहीं लेता। बस गाजा 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 रंडी रोना शुरू है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम खिला के पूरे चीन को नशेड़ी कर दिया। मित्रों, सोचने वाली बात है, क्या कारण है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वो नशा नहीं बेच पाए और उस तरह की लूट ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने 45 खरब डॉलर की लूट तो की है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 200-250 साल की मित्रों गरीबी, भिखमंगी हालत और उसमें गुजारी हुई जिंदगी से मजबूर ये बुक्कड़ यूरोपियंस को अफीम नामक अल्लाह-उद्दीन का चिराग मिल गया, और इस चिराग ने उन पर पैसों की बारिश कर दी। अब ये पूर्व पाठी का बताने से अब आपको भारत में अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव जो है उसे समझना आसान होगा। बंगाल और मद्रास, ये 2 स्थायी अड्डे अंग्रेजों ने बनाए, लेकिन ये बनाने के लिए मित्रों 140 साल लगे हैं। हम लोग हमेशा ना भारत के इतिहास में काल को अनदेखा कर देते हैं। अब उदाहरण देता हूं, मोहम्मद कासिम के बाद आप सोचो लगभग 275 के बाद गजनी का मोहम्मद आया, लेकिन 275 साल लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अरब आक्रांता मोमिन हमला नहीं कर रहे थे। हमला तो लगातार हो रहा था, लेकिन 275 साल उनको विजय नहीं मिल सकती। अब ये हर एक आक्रांता के बारे में अब हम ये कह सकते हैं, तकरीबन आप समझ लो 712 से 1528 तक का इतिहास और आक्रांता का शासनकाल आप मोटा मोटी देख लो। 140 के बाद, यानी मित्रों 5 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद अंग्रेज भारत में सिर्फ 2 सूबों पे अधिकार जमा सके। अब जाहिर है ये अंशतः बन चुके इस्लामी भारतीय गण, क्या कहेंगे, रियासती कहेंगे। रियासत में हमने देखा है कि मोमिनों का इतिहास सबसे ज्यादा और डिटेल लिखा गया। कारण मैंने ऊपर बताया है। मद्रास प्रांत के बारे में 75% उत्तर भारतीय, पश्चिम भारतीय और पूर्व भारतीयों को अनजान रखा गया। अब आते हैं विषय पे। बात शुरू करते हैं 1760 से। उत्तर में अंग्रेजों ने प्लासी जीत के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ही ली थी। पौंडीचेरी के आसपास फ्रेंच और अंग्रेजों में कड़ा संघर्ष शुरू हो गया था, और वो अब 1760 के आते आते मित्रों विश्व भर में पहुंच गया था। सभी खंडों में उनका दोनों का युद्ध चल रहा था,
और सभी जगह फ्रेंचों को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा है। 1760 में मैसूर में पुनः पुराने ही वही मोमिन के तौर तरीके अपनाकर मैसूर पे हैदर ने कब्जा जमा लिया और मैसूर का सुल्तान बन गया। उसी समय पौंडीचेरी में फ्रेंच जनरल था लाली। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल बताया है। पौंडीचेरी का फ्रेंच जनरल लाली ने हैदर से मदद की गुहार लगाई। हैदर भी तैयार हो गया। कुछ रकम की उन दोनों में लेन देन हो गई और हैदर ने अपने 4000 मोमिन मखदूम अली के नेतृत्व में, मखदूम अली यानी तंजावर का नवाब, ये चवन्नी छाप चिरकुट वही उसी में ये नवाब था तंजावर का। अब मकबूर अली के नेतृत्व में 4000 मोमिन घुड़सवारों को फ्रेंच जनरल लाली के मदद के लिए हैदर ने भेज दिया। 18 जुलाई 1760 इन दोनों की संयुक्त फौज ने अंग्रेजी मेजर मूर की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। अंग्रेजों ने मित्रों इस युद्ध में अपने 35 यूरोपियन सोल्जर को गंवा दिया। लाली से किया हुआ वादा हैदर ने तो पूरा कर दिया। अब जाहिर है कौन मेजर मूर को हराने से फ्रेंचों में तो खुशी की लहर दौड़ गई। अब फ्रेंचों की लालसा बढ़ी तो उन्होंने हैदर की मदद करने का फैसला ले लिया और हैदर से मदद ज्यादा लेने का फैसला कर लिया। अब उनकी नजर पड़ी त्रिचनापल्ली, मदुराई और तिरुनेलवेली पे और इन सब को जीतने का जिम्मा उन्होंने हैदर के कंधों पे डाल दिया। अब यही समय था मित्रों कि मैसूर शहर में मैसूर का राजा और उसकी तरफ से खंडेराव मराठों के विसाजी पंडित से मदद लेके 12 अगस्त 1760 को हैदर के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है। इस युद्ध से हैदर परेशान हुआ क्योंकि अभी तक खंडेराव उसका कट्टर समर्थक था, लेकिन अब वो मैसूर के महाराजा की तरफ से हैदर के विरुद्ध लड़ रहा था। इसमें साथ दे रहे थे हमारे मराठों के विसाजी पंडित। युद्ध शुरू हुआ। मराठों के निष्ठुरता से और साहस से हैदर पूरा घबराया और बंगलुरु भाग गया। हैदर को फिर से स्थिर स्थावर होने में मित्रों लगभग 1 साल का समय लगा है। मई 1761 में परिस्थितियां हम जानते हैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। मराठे पानीपत हार चुके थे। फ्रेंच 7 साल के लंबे चले युद्ध में हार चुके थे। हैदर को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कैप्टन रिचर्ड स्मिथ को नियुक्त किया और रिचर्ड स्मिथ ने तंजावर के यूसुफ खान को अपने साथ लिया। इन दोनों की संयुक्त फौज ने करूर जीता। करूर वैसे मैसूर राज्य का ही तब भाग था। यहाँ खंडेराव ने आरकोट के नवाब और मद्रास गवर्नर को एक लंबा पत्र लिखा है। उस पत्र में खंडेराव ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है अपनी तौर से। स्पष्टीकरण 1, मैसूर राज्य का और हैदर का कोई संबंध नहीं है। हैदर बगावत करने पर उतर आया है तो वो मैसूर राज्य का बंडखोर हम करार देते हैं। दूसरा, वो मैंने बोला ना हैदर ने मखदूम अली के नेतृत्व में फ्रेंचों को मदद भेजी थी। अब उस निर्णय से मैसूर रियासत ने पूरी तरह से फारकत ले ली। अपने मैसूर रियासत ने डिक्लेयर किया कि हमारा इस मदद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैसूर राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र बनना चाहता है। अब ये खबर हैदर को मिली। हैदर ने तुरंत मखदूम अली को वापस बुला लिया। ये वही समय था हैदर दोनों तरफ से घिर गया था। मराठा
और खंडेराव। हैदर ने मराठों की कमजोरी को तुरंत पहचान लिया। हैदर ने 12 महल और 3 लाख रुपए की नकदी देकर मराठों को वहीं रफा दफा कर दिया। पानीपत विभीषिका के बाद मराठों के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके थे। हमने डिटेल उसकी कहानी सुनी है। मराठों ने भी हैदर को तुरंत छोड़ दिया। नकदी लेके वो महाराष्ट्र निकल आए। अर्कोट के नवाब से भी कुछ मराठों को नकदी मिली और अर्कोट के नवाब ने 10 लाख रुपए देने का वादा भी कर लिया। 3 महीने का समय मांग लिया, जो हंसते हंसते मराठों ने उसे दे दिया। अब यहाँ नीचे पौंडीचेरी में क्या हो रहा था? पौंडीचेरी में भी फ्रेंच सोच रहे थे कि भाई हम भी मराठों से मदद लेंगे। उन्होंने अपना एक वकील मराठों की तरफ भेज दिया। वकील ने मराठों से 20 लाख रुपए नकद और मराठों का प्राण प्रिय जिंजी का किला देने की ऑफर भी दी थी। अब उससे बातचीत चल ही रही थी। तब तक 16 जनवरी 1761 में फ्रेंचों ने जनरल कुटे के सामने संपूर्ण शरणागति पौंडीचेरी में स्वीकार कर ली। दूसरे दिन फ्रेंच सेना के एक कर्नल थे, एलन और कर्नल हगल। इन दोनों के नेतृत्व में 300 फ्रेंच सैनिकों ने हैदर की नौकरी स्वीकार कर ली और वो हैदर की तरफ निकल गए। बूसी का वो निजाम के यहाँ हैदराबाद में नौकरी करना आपको याद होगा। बस वही एलन और हगल ये दोनों हैदर की तरफ निकल गए। अभी इससे मैसूर का राजा बहुत बौखला गया, क्योंकि एक तो वहाँ मराठे भी निकल चुके थे और यहाँ मद्रास में अंग्रेज थे। सिर्फ अंग्रेज बचे थे, तो मदद करने वाला अब अंग्रेज ही अकेला बचा था। अब हैदर के विरुद्ध मैसूर के महाराजा ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई। रिचर्ड स्मिथ कर्नल था हैदर मद्रास में। रिचर्ड स्मिथ में मैसूर के इस कमजोर राजा की मदद करने की पेशकश गवर्नर और काउंसिल के लोगों से कर ली। अब उनका एक मित्र अर्कोट का नवाब भी था, तो नवाब ने एक सुझाव दिया कि भाई कुछ अंग्रेज़ों की सैन्य टुकड़ियाँ आप मैसूर के महाराजा के मदद के लिए भेज दे। अब ये प्रस्ताव उसने भी गवर्नर के सामने रख दिया। गवर्नर और काउंसिल के मेंबर्स इन्होंने तुरंत अपने हाथ खड़े कर लिए और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वैसे अंग्रेज इलाके से मित्रों, ये अंग्रेजों के पत्र में है। अंग्रेज इस जो इलाका दक्कन का इलाका है ना, इस इलाके से पूरे डरे सहमे थे, क्योंकि बॉम्बे रेसिडेंसी भी उनको लगातार समाचार भेज रही थी। फ्रेंचों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते अंग्रेजों की भी आर्थिक हालत बहुत पतली हो गई थी और ज्यादा नुकसान के डर से, क्योंकि दक्कन में अगर वो लोग घुसते तो अंग्रेजों को डर था कि भाई हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस सारी असहाय परिस्थिति का, दक्षिण भारत के असहाय परिस्थिति का फायदा उठा के आखिरकार हैदर ने सारे मैसूर राज्य पे कब्जा जमा के खुद को सुल्तान घोषित किया। वंदे मातरम।